ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का रिवीजन क्लास। जितना तक हम पढ़े हैं वो रिवीजन करेंगे एक साथ। और रिवीजन करने के बाद हम लोग 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन लिया है, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। तो वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन का जो लिंक होगा वहाँ से डाउनलोड करके जो भी ये चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको पढ़ लेना, तो बहुत काम में आएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से रिवीजन हम लोग करते हैं। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट, ठीक है। तो आपका कमेंट हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है, पहले हम लोग जानते हैं सॉइल। सॉइल तो सॉइल कहाँ से आया, सॉइल कहाँ से आएगा, सॉइल होगा क्या। सॉइल इज ए पार्टिकल्स फाउंड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो सॉइल का क्या है, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या है, टूट जाना। तो जो भी रॉक रॉक था, रॉक मतलब पत्थर था, पत्थर टूटने के बाद जो मिला वही होगा सॉइल, ठीक है। तो यही मेरा बेसिक सा फॉर्मूला होता है या बेसिक सा डेफिनेशन आता है सॉइल का। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है डॉक्टर कार्ल तारजागी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो जियोलॉजिकल साइकिल। तो जियोलॉजिकल साइकिल के अंदर हम लोग 4 चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वेदरिंग, एक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, एक पढ़ेंगे डिपोजिशन, एक पढ़ेंगे आप फेवर। तो ये जो जियोलॉजिकल साइकिल ये होता क्या है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़े ना कि जो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद हम लोग का जो सॉइल मिलता है, तो यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस से वो रॉक फॉर्मेशन होता है या रॉक को डिसइंटीग्रेट किया जाता है बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग है कि बहुत टाइम तक कोई रॉक को जब बाहर में हम लोग रख देते हैं तो वो एनवायरमेंट के चलते बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी सह लेता है, बहुत ज़्यादा हीट, उसके चलते बहुत ज़्यादा हीट भी सह जाता है, बारिश भी सह जाता है या केमिकल कोई रिएक्शन भी सह जाता है। तो इसी चलते उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है, तो इसी चेंजेस को बोला जाता है वेदरिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन वेदरिंग होने के बाद वो चीज़, वो रॉक जब एक जगह से और एक जगह में ट्रांसफर हो जाता है तब उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। डिपोजिशन मतलब एक जगह से और एक जगह में जाकर रुक जाना, तो ठीक है। तो इसी की चीज़ को बोला जाता है डिपोजिशन। अपवर्म होता है जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, यही साइक्लिक प्रोसेस रिपीट होना। तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, एक को बोला जाता है केमिकल वेदरिंग। तो मैकेनिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोहेसिवलेस सॉइल, जिसको हम लोग सैंड बोलते हैं, और कोहेसिव सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम लोग का क्ले, जो केमिकल वेदरिंग। तो कोहेसिव मतलब क्या होता है, कोहेसिव मतलब ऐसा एक पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है जो सॉइल के अंदर बोल सकते हैं, जो भी चीज़ के अंदर, जो उसके अंदर जो भी इंटरमोलिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर कोई मतलब अट्रैक्शंस बॉल नहीं है। तो क्या मान सकते हैं, ये मान लो एक पेन है, तो पेन के अंदर जो जो छोटा छोटा मतलब चीज़ लेकर तो पेन बना है, तो वही जो चीज़ है पेन के अंदर, उसके अंदर कोई भी अट्रैक्शंस मतलब फोर्स नहीं है। तो सेम जैसा कि सॉइल के अंदर होता है। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल तो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट पार्ट का ही, रॉक का पार्ट ही होता है। तो वो जो सॉइल का पार्ट होगा, सॉइल के पार्ट के अंदर जो जो चीज़ सॉइल के अंदर रहेगा उसके अंदर जब कोई अट्रैक्शंस बॉल ही नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कोहेशनलेस सॉइल। जिस जैसे कि सैंड, सैंड का जो पार्टिकल होता है, एक सैंड के साथ और एक सैंड का कोई कनेक्शन होता है नहीं होता है, तो इसीलिए वो उसको बोलाता है कोहेशनलेस। और कोहेसिव सॉइल मतलब होता है जो कदा माटी या जो हम लोग का मिट्टी होता है, कदा मिट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसके अंदर पानी चिपचिपाहट रहता है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है कोहेसिव पार्टिकल। कोहेसिव पार्टिकल मतलब जो भी पार्टिकल्स रहेगा सॉइल के अंदर उसके अंदर इंटरमोलिकुलर एक्टिविटीज फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉइल को वेदरिंग करने के बाद क्या क्या कैसे कैसे वो वेदरिंग होने के बाद हम लोग का रॉक मिलता है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एओलाइन सॉइल किसको बोला जाता है, एओलाइन सॉइल टू डिपोजिशन ऑफ विंड, विंड के चलते जो भी सॉइल डिपोजिट होता है तब उसको बोला जाता है एओलाइन। रनिंग वाटर के लिए जो भी सॉइल डिपोजिट होता है तब उसको बोला जाता है एलुवियल सॉइल। ग्रेविटी के लिए जो भी सॉइल डिपोजिट होता है उसको बोलता है कोलुवियल सॉइल। आइस के लिए जो भी सॉइल डिपोजिट होता है उसको बोला जाता है ग्लेशियर सॉइल। स्टील वाटर मतलब जो पानी एक जगह में कांस्टेंट है, वो बहता हुआ नहीं, कंडीशन में नहीं है, ठीक है, जैसे कि लेक। तो उसी कारण जो भी डिपोजिशन होता है सॉइल का उसको बोला जाता है लेकोस्टेरन। उसके बाद क्या होता है, कोस्टल एरिया या सी वाटर के लिए जो भी सॉइल डिपोजिशन होता है उसको बोला जाता है मेरीन सॉइल। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार देख लेना। इसके बाद देखो 3 को टर्म यहाँ पर लिखा है, मार्क, पीट और ह्यूमस। तो मार्क क्या होता है, मार्क होता है फुल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है जब पूरी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिकम्पोज मतलब एक साथ पूरा मिक्स जाना, तो उसी चीज़ को बोला जाता है मार्क। पीट क्या है, हाई डेप्थ ऑफ पार्शियली डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बहुत डेप्थ तक पार्शियली डिकम्पोज होगा जब ऑर्गेनिक मैटर का, तब उसको बोला जाता है पीट। और बहुत बहुत कम डेप्थ के अंदर जब पार्शियली डिकम्पोज होगा सॉइल का, तब उसको बोला जाता है ह्यूमस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखो सॉइल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग को और क्या क्या देखना पड़ेगा। सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल मैकेनिक्स है ऐसा कोई एक टेक्निक्स जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, जो सॉइल का प्रॉपर्टी है उसको जानने के लिए। तो जो सॉइल का प्रॉपर्टी है उसको जानने के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे या जो स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे सॉइल मैकेनिक्स। और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग होता है जब वही प्रॉपर्टी को हम लोग कब यूज़ करेंगे, एज पर फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन के लिए जो सॉइल का प्रॉपर्टी मिला है सॉइल मैकेनिक्स से, वो प्रॉपर्टी को जब हम लोग यूज़ करेंगे तब उसको बोलेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। और सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल को हम लोग स्टडी करेंगे। सॉइल क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक है। तो रॉक को जब हम लोग जो सॉइल का जो पार्ट है, सॉइल का जो पार्ट है, सॉइल को हम लोग जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा, तो वही प्रॉपर्टी को जब स्टडी करेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे सॉइल मैकेनिक्स। जब सॉइल मैकेनिक्स का प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद जो भी उसको उसके अंदर जो डाटा मिलता है या जो भी कंटेंट मिलता है उसको जब हम लोग फाउंडेशन में कम लगाएंगे तब उसको बोलेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। समझ में आया। इसके बाद हम लोग फिजिकल और केमिकल वेदरिंग तो पढ़ ही लिए। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग जिसके अंदर सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट था वो पहले भी जो जैसा था फिजिकल वेदरिंग के बाद भी, बहुत टाइम के फिजिकल वेदरिंग के बाद भी वैसा ही प्रॉपर्टी देगा। केमिकल वेदरिंग क्या है, पहले जब प्रॉपर्टी था वैसा प्रॉपर्टी नेक्स्ट मतलब बहुत टाइम के बाद नहीं देगा, उसके लिए एसिड एल्काइल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो हम लोग का फिजिकल वेदरिंग है उसके लिए हम लोग का क्या है, कोहेशनलेस पार्टिकल जैसे कि सैंड। और जो हम लोग का केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग के लिए जो भी हम लोग का रिस्पॉन्सिबल है वो है क्ले पार्टिकल। इसके बाद कुछ टाइप का हम लोग सॉइल पढ़ेंगे जिसको हम लोग एक पहले वाला हम पढ़ेंगे कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या
है केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट। बेसाल्ट का केमिकल वेदरिंग करके हमको ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। इसके बाद क्या है, ये ब्लैक कलर देता है, हाईली प्लास्टिक होता है, ठीक है। और जो बियरिंग कैपेसिटी बहुत लो मिलता है। और इसके अंदर क्या है, क्लेई मिनरल क्या है, क्लेई मिनरल प्रेजेंट रहता है। क्लेई मिनरल मतलब बहुत छोटा पार्टिकल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉल्ट मोलिनोनाइट। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर जो भी क्लेई मिनरल रहता है उसको बोलते हैं मॉल्ट मोलिनोनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों एक बार देख लेना कि केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट को बोला जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल, और जो क्लेई मिनरल रहता है उसको बोला जाता है मॉल्ट मोलिनोनाइट। तो क्लेई मिनरल मॉल्ट मोलिनोनाइट के लिए जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ये ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए बहुत हाई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवलिंग और सिंकेज। सीवलिंग क्या होता है, जब कोई सॉइल के अंदर पानी आ जाता है तो सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो उसका बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कब सॉइल के अंदर जब हम लोग लोड डालते हैं तो सॉइल क्या करता है, वो लोड को रेजिस्ट करने के बदले वो क्या कर लेता है, जब बियरिंग कैपेसिटी कम होगा तो क्या होगा, सॉइल के अंदर जब लोड डालेंगे तो सॉइल को लोड को रेजिस्ट नहीं करेगा। रेजिस्ट करने के बदले वो टूट जाएगा या ब्रेक कर जाएगा या सॉइल दब जाएगा, ऐसे कुछ होगा। और बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ऐसा एक कैपेसिटी या ऐसा एक अमाउंट का लोड तक जब सॉइल रेजिस्ट कर पाएगा जब उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो सिवलिंग क्या होगा, सिवलिंग जब सॉइल के अंदर पानी देंगे तो पानी के कारण वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। और सिंकेज क्या होगा, उसी सॉइल के अंदर से जब पानी निकल जाएगा तब उसको बोलेंगे हम लोग, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम कम जाएगा, तो उसी चीज़ को बोला जाएगा श्रिंकेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले भी एक सॉइल का टाइप्स है जिसको हम लोग एज पर ड्रिलिंग माड यूज़ किया जाता है। ड्रिलिंग माड क्या होता है, जब ड्रिल करते हैं बहुत ज़्यादा तक हम लोग बोरिंग करते हैं या गड्ढा करते हैं तो उसी टाइम में के अंदर हम लोग नीचे वाला जो डस्ट मटेरियल है उसको तो हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग बाई पाइपिंग के जरिए यहाँ पर हम लोग बेंटोनाइट क्ले दे देते हैं। बेंटोनाइट के क्ले क्या करता है, हाई प्रेशर के चलते यहाँ पर जो डस्ट मटेरियल होता है उसको ऊपर में ले आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ड्रिलिंग माड बोला जाता है। तो बेंटोनाइट क्ले क्या है, ड्रिलिंग मड है, हाईली प्लास्टिक है, और इसके अंदर भी जो क्ले मिनरल है वो मॉल्ट मोलिनोनाइट है, ठीक है। इतना तक समझ में आया। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि समरी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो समरी के अंदर हम लोग देखना पड़ेगा कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग का सॉइल वाटर रिलेशनशिप क्या है। सॉइल वाटर रिलेशनशिप मतलब क्या है, जो भी सॉइल हम लोग कितना तक अभी तो सॉइल पढ़ रहे हैं, तो सॉइल हम लोग देख लिए सॉइल क्या होता है। तो सॉइल के अंदर जब हम लोग पानी देंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, यही हम लोग देखेंगे। तो इसी चीज़ को बोला जाता है सॉइल के अंदर जब पानी देंगे तो उसके अंदर जो चेंजेस आएगा उसको बोला जाता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो पहले देखो, ये मान लो एक सॉइल कंटेंट है, सॉइल कंटेंट के अंदर ये जो काला काला धब्बा है तो ये मेरा सॉइल का सॉलिड पार्टिकल्स है, और बाकी जो पोर्सन है ये मान लो वॉइड है। तो जब पानी देंगे तो ये वॉइड होगा, वॉइड फुल हो जाएगा क्योंकि सॉलिड तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, बाकी जो वॉइड स्पेस है वो क्या करेगा, पानी फिलअप कर लेगा। पानी फिलअप करने के बाद क्या होगा, पानी क्या करेगा, पानी फिलअप कर लिया, ठीक है। और जब इसको हम लोग प्रेशर करेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, ऐसा ही कुछ कंडीशन होगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग वाटर सॉइल वाटर रिलेशनशिप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो फेज में डिवाइड किया है। एक को बोला जाता है 3 फेज, एक को बोला जाता है 3 फेज, एक को बोला जाता है 2 फेज। तो 3 फेज कब होता है, इन नेचुरल कंडीशन, जब हम लोग नेचुरल कोई सॉइल को बाहर से ले आते हैं तो सॉइल क्या होता है, कॉम्पैक्ट भी हो सकता है या अनकॉम्पैक्ट भी हो सकता है। कॉम्पैक्ट मतलब सॉइल के अंदर जब प्रेशराइज किया रहता है, प्रेशर देकर उसके अंदर एयर और वॉइड को अलग किया जाता है, पानी अलग किया जाता है, उसको कॉम्पैक्शन में बोला जाता है। तो मान लो बाहर गया, बाहर जाने के बाद कोई सॉइल को हम लोग डिग करके या खोड़ के यहाँ पर से ले आए, तो उसके अंदर हो सकता है एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। सॉलिड नीचे क्यों है, क्योंकि इसके कारण ग्रेविटी के कारण सॉलिड का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कोई सॉलिड पोर्शन नीचे हम लोग पकड़े हैं। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम के अंदर जो भी एम्प्टी स्पेस है या जो हम लोग का खाली खाली स्पेस है, यहाँ पर ये जो काला काला स्पेस छोड़ के, तो इसके अंदर हो सकता है एयर है, ये हो सकता है ये वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि सॉलिड तो पहले से ही फिलअप है। तो इसीलिए हम लोग जो सॉइल कंटेंट बाहर में कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है एयर हो सकता है वाटर हो सकता है सॉलिड हो, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम बोला जाता है 3 फेज डायग्राम को। तो कोई भी नेचुरल कंडीशन में सॉइल को हम लोग उठाएंगे तो उसके अंदर 3 फेज डायग्राम हो सकता है, या इसका 3 फेज बोलते हैं जो हम लोग का सॉइल वाटर रिलेशनशिप से आता है। इसके बाद क्या है 2 फेज डायग्राम। तो 2 फेज डायग्राम हम लोग कब करेंगे, तो जो हम लोग एम्प्टी स्पेस है या खाली स्पेस है, इसके अंदर मान लो कोई एयर नहीं है, सिर्फ वाटर है, वाटर और सॉलिड है। तो इसी कंडीशन के अंदर वाटर और सॉलिड होगा मतलब क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन है। सैचुरेटेड मतलब क्या है, जो भी सॉइल पहले से ही पानी प्रेजेंट है जो सॉइल के अंदर, तो उसी कंडीशन को बोला जाता है सैचुरेटेड कंडीशन। तो यहाँ पर पानी पहले से प्रेजेंट है, मतलब एम्प्टी स्पेस को पानी फिलअप कर लिया है, तो वॉइड का कोई जगह नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन 2 फेज में आ गया। तो इसलिए इसको 2 फेज डायग्राम बोला जाता है एज पर सैचुरेटेड कंडीशन। और भी एक कंडीशन हो सकता है, मान लो सॉइल क्या है, पूरा ड्राई है, तो ड्राई होगा मतलब उसके अंदर भी एम्प्टी स्पेस रहेगा। तो एम्प्टी स्पेस के अंदर वो तो ड्राई मतलब उसके अंदर पानी एकदम नहीं है, तो वो हो सकता है उसके अंदर सिर्फ एयर है और सॉलिड है। तो ये 2 फेज को भी 2 फेज डायग्राम बोला जाता है। तो जब नेचुरल कंडीशन में सॉइल को हम लोग कार्य करेंगे तब उसको अंदर 3 फेज डायग्राम होता है। कैसे होता है हम लोग दिखा दिया है कि जो हम लोग एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट किया भी जा सकता है, मतलब किया हुआ भी रह सकता है, नहीं किया हुआ भी रह सकता है, क्योंकि नेचुरली वो मतलब बाहर में जो सॉइल है उसको कलेक्ट किया है। जो कॉम्पैक्ट जो सॉइल सैचुरेटेड है, मतलब पहले से ही पानी प्रेजेंट है जो सॉइल के अंदर, तो वो एम्प्टी स्पेस को मैक्सिममली पानी फिलअप कर लेता है, तो इसलिए वो 2 फेज में आ जाता है। जो सॉइल ड्राई होता है उसके अंदर भी 2 फेज होता है। तो हम लोग का एज पर वाटर सॉइल वाटर रिलेशनशिप की क्या पता चला, सॉइल को 2 फेज भी बोला जाता है, 3 फेज भी बोला जाता है। मेनली सॉइल का होता है 3 फेज, कुछ कुछ कंडीशन में ये सैचुरेटेड हो सकता है, या ड्राई कंडीशन में सॉइल होता है 2 फेज, अदरवाइज ये होता है 3 फेज। समझ में आया। इसके बाद देखो
ये जो डायग्राम है, तो ये डायग्राम से हम लोग का ये जो एयर है, वाटर है, सॉलिड है, ये मान लिया है। तो इसके बाद वॉल्यूम है, एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मान लिए, वाटर वेट ऑफ इस साइड से वेट भी मान लिए, इसका है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसको बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब वी, जिसको हम लोग वी बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब जो भी एम्प्टी स्पेस है उसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर क्या होता है, एयर और वाटर रहता है, तो उसी को बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉइल का, तो वो होता है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या है, वाटर कंटेंट होता है कि कोई भी वाटर, कोई सॉइल के अंदर कोई सॉइल कंटेंट है, मान लो सॉइल कंटेंट के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो एक सॉलिड के अंदर, मान लो एक सॉलिड है, तो सॉलिड को जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर पानी निकल सकता है और एयर निकल सकता है। तो जो जितना पानी निकलेगा कोई सॉइल के अंदर, उसको डिवाइड करेंगे जितना सॉइल सैंपल है, उसको बोलेंगे वाटर कंटेंट। तो कोई भी सॉइल के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है उसको हम लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे तब उसको बोलेंगे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट डिवाइड करते हैं डब्ल्यू से। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, जिसको डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू भी बोला जाता है। वाटर कंटेंट का लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसका रेंज इन्फिनिटी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद क्या है, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या है, वॉइड रेशियो है ई से डिफाइन किया जाता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब वी और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब वी, जिसको हम लोग ई से डिफाइन करते हैं। तो वॉल्यूम जो हम लोग का वॉइड रेशियो होगा, वॉइड रेशियो कभी भी हम लोग का 0 नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 होता है और इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी को हम लोग एन से, स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो कोई सॉइल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट है, कोई सॉइल का टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट है, उसको जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तब उसको बोलेंगे पोरोसिटी। पोरोसिटी का रेंज क्या होता है, 0 भी नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका बियॉन्ड ही कुछ रहता है। और पोरोसिटी होता है 0 से 100 तक कुछ वैल्यू ये प्रोड्यूस करता है, 0 से कम नहीं होगा और 100 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा इसका कंडीशन है। इसको हम लोग स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशन है, पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉइड रेशियो डिवाइड बाय 1 माइनस वॉइड रेशियो। ठीक है, जिसको हम लोग ई से डिफाइन करते हैं। इसके बाद क्या है, सैचुरेटेड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लोग एस से डिफाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब कोई वॉइड के अंदर जो सॉइल सैंपल है उसके अंदर वॉइड है, तो वॉइड के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है या जितना वाटर प्रेजेंट है उसको जब आइडेंटिफाई करेंगे तब उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम लोग परसेंट में डिफाइन करते हैं। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा 0 तब उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल, जब 100% होगा तो उसको बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड, जब इसके दोनों के अंदर रहेगा तब उसको बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम लोग एसी से डिफाइन करते हैं। तो एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो कोई वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है उसको जब आइडेंटिफाई करेंगे तब उसको बोलेंगे हम लोग एयर कंटेंट। ठीक है, एयर कंटेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद परसेंट ऑफ एयर कंटेंट क्या होता है, जिसको हम लोग एन ए से डिफाइन करते हैं। तो परसेंट ऑफ एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, जिसका वॉल्यूम ऑफ एयर का जो परसेंट ऑफ एयर कंटेंट है 0 हो सकता है कभी, मगर इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग यूनिट वेट पढ़ेंगे। तो यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट को गामा से डिफाइन किया जाता है। वेट पर वॉल्यूम को बोला जाता है, वेट पर वॉल्यूम को बोला जाता है यूनिट वेट। डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है, हम लोग जानते ही है। इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे बाल्क यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा बी से डिफाइन करते हैं। बाल्क मतलब क्या होता है, टोटल सॉइल मास। बाल्क मतलब होता है टोटल सॉइल मास। और हम लोग क्या देखें, यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट होता है वेट पर वॉल्यूम। तो टोटल सॉइल का जो सैंपल है उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो बाल्क यूनिट वेट निकल के आएगा, गामा बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय वी। इसके बाद क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वाटर के अंदर जो भी वेट मिलेगा, वेट ऑफ वाटर जो मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर से, तो उसको मिल जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो हम लोग का नॉर्मली 9.81 हम लोग मानते हैं किलोमीटर पर मीटर क्यूब, जिसको हम लोग बहुत टाइम 10 भी मान लेते हैं। इसके बाद क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको हम लोग गामा एस से डिफाइन करते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जी क्या होता है। जी हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हम लोग का डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड होता है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग बोलेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग जो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है उसके लिए डेंसिटी होता है 2.6 टू 2.7, जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है उसके लिए होता है 1.2 टू 1.4। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है क्या, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ई मैक्स क्या है, मान लो ये सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सैंपल के अंदर ये सॉलिड पोर्शन है। सॉलिड पोर्शन छोड़ के ये जो जगह में जितना डिस्टेंस के अंदर वो वॉइड प्रेजेंट है उसी का हम लोग ई क्या है, वॉइड रेशियो है। तो ये दोनों के अंदर जितना गैप में वॉइड प्रेजेंट होगा तो उसका हम लोग ई मैक्स बोलेंगे, और जितना कम होगा दोनों स्पेस के अंदर तब उसका हम लोग बोलेंगे ई मिनिमम। तो यही जो रिलेटिव डेंसिटी जो बोलता है ई मैक्स माइनस ई होता है नॉर्मल हम लोग का वॉइड रेशियो, और ई मैक्स माइनस नॉर्मल वॉइड रेशियो डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम करेंगे तो हम लोग का ड्राई डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी का कंडीशन है 0 to 15 जब होता है तब उसको बोला जाता है वेरी लूज सॉइल, जब 15 से 35 होता है तब उसको बोला जाता है लूज सॉइल, जब 35 से 65 तक होता है मीडियम डेंस सॉइल बोला जाता है, 65 to 85 होता है डेंस सॉइल, और 85 to 100 होता है वेरी डेंस सॉइल। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे एक समारिज देखेंगे फार्मूला का। तो हम लोग का वॉइड रेशियो क्या था, वॉइड रेशियो इक्वल्स टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस ई। गामा डी क्या है, ड्राई यूनिट वेट जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस सी। गामा सैचुरेट क्या है, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस सी। गामा डी क्या है, गामा डिवाइड 1 प्लस डब्ल्यू। गामा समझ क्या है, जी माइनस 1 बाई 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू, और एक फॉर्मूला है डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एस ई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे और एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलेंगे वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट टेस्ट करने का ये सब प्रोसीजर है, ओवन ड्राई मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड, अल्कोहल मेथड। तो हम लोग पहले देखेंगे कि वाटर कंटेंट टेस्ट करने के लिए ओवन ड्राई मेथड क्या होता है। तो ओवन ड्राई मेथड होता है सबसे एक्यूरेट मेथड। क्यों एक्यूरेट होता है, इसके अंदर जो भी सॉइल का प्रॉपर्टीज होता है वो
ठीक ठाक रहता है और जो हम लोग का स्ट्रक्चरल वाटर रहता है सॉइल के अंदर वो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग बोले थे कैसे कैसे वो एक्ट करता है, वो देख लेना एक बार। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, 24 घंटा मतलब 24 आवर्स इसको रखना चाहिए टेस्ट को। इसके बाद क्या है नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट देख ले लो, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो इनऑर्गेनिक सॉइल होगा उसको रखना होगा। जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा सॉइल टेम्परेचर, तब उस टाइम के अंदर क्या होगा, वो सॉइल होगा ऑर्गेनिक सॉइल। जब जिप्सम प्रेजेंट रहेगा सॉइल के अंदर, तब टेम्परेचर कितना होना चाहिए ओवन ड्राई के लिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे टेस्ट किया जाता है, एक सॉइल सैंपल लेंगे, पहले सॉइल सैंपल को टेस्ट करेंगे, सॉइल सैंपल ले लेंगे, सॉइल सैंपल को क्या करेंगे हम लोग, सॉइल सैंपल का वेट ले लेंगे, मान लेंगे उसका वेट है W2। उसके बाद उसको हीट कराएंगे, 24 घंटा हीट करने के बाद क्या करेंगे, जो जिस टाइप का सॉइल होगा उसके हिसाब से ये टेम्परेचर में हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको हम लोग फिर से वेट करेंगे, तो उसका वेट मान लो आया W1। तो वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर, तो हम लोग वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, पहले वाला वेट को नेक्स्ट जो टेम्परेचर देने के बाद जो वाटर वेट मिला उसको डिवाइड करेंगे, तो वाटर काउंट जितना वाटर प्रेजेंट था वो निकल आएगा, डिवाइड बाई ड्राई वाटर का जो वेट होगा उसको इंटू 100 करेंगे तो वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या है पिग्नोमीटर मेथड। तो पिग्नोमीटर मेथड में क्या होता है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों डिफाइन किया जाता है। चार को एक ही टाइप का एक साइज एक वॉल्यूम का हम लोग एक सैंपल लेंगे, सैंपल के बाद एक के अंदर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सिर्फ हम लोग कंटेनर का वेट लेंगे, एक के अंदर कुछ वाटर ले लेंगे, उसके बाद एक के अंदर वाटर और सॉइल ले लेंगे, उसके बाद एक के अंदर से पूरी वाटर ले लेंगे। तो ऐसे करके ये लिखा हुआ है, कौन सा क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला जी है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हम लोग का W2 - W1 डिवाइड बाई W2 - W1 माइनस W3 - W4। इसको याद करने का हम प्रोसीजर बोले थे 212134। जो भी हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो होगा 212134, ठीक है। और वाटर कंटेंट क्या है 2134। तो 2134 कैसा है, W2 - W1 डिवाइड बाई W3 - W4 इंटू 1 - 1 G - 1, ठीक है। इसके बाद क्या है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, केरोसिन यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मेथड क्या होता है, सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है, सबसे कम टाइम में ये वाटर कंटेंट को डिफाइन करता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। कोबाल्ट में रेडिएशन मेथड क्या है, रेडिएशन मेथड के अंदर जो भी कंटेंट यूज किया जाता है वो होता है कोबाल्ट 60। इसके बाद एक और एक टेस्ट है जिसको बोला है यूनिट वेट टेस्ट। यूनिट वेट टेस्ट होता है कोर कटर मेथड के अंदर, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर और रेडिएशन मेथड के अंदर। कोर कटर क्या है, एक डॉली होगा, ये डॉली का हाइट लिखा हुआ है, कोर कटर लिखा हाइट लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग कोर कटर मेथड करते हैं, तो वॉल्यूम इसका ये सैंपल नोन है। तो हम लोग यूनिट वेट क्या जानते हैं, वेट पर वॉल्यूम। तो वेट करेंगे कैसे करेंगे, एक कोर कटर को बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाने के बाद यहाँ पर जो रेमा दिया है रेमर से उसको हम लोग डीक करेंगे, तो यहाँ से सॉइल कंटेंट मतलब ले लेंगे। लेने के बाद क्या सॉरी पहले हम लोग का कोर कटर होगा उसका वेट ले लेंगे, उसका वेट लेने के बाद इसको बाहर ले जाएंगे, उसको डीक करेंगे, सॉइल सैंपल पूरा फिलअप करेंगे, उसके बाद उसका वेट लेंगे, तो उसका वेट मान लो W2 आया। तो W2 - W1 करेंगे तो उसका वेट ओरिजिनल सॉइल का वेट मिल जाएगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम हमको पता है तो उसको डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सैंड बाथ मेथड। तो सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, सैंड बाथ मेथड हम लोग का सैंडी और ड्राई सॉइल के लिए हम लोग सूटेबल होता है, ठीक है। तो यूनिट वेट डिफाइन करने के लिए तो ये हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि एक सिलिंड्रिकल शेप का ये सिलिंड्रिकल कोनिकल शेप का एक सिलेंडर रहता है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ जो हम लोग का सैंड पोरिंग सिलेंडर है उसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंच। और जो हम लोग का सिलेंडर है सिलेंडर ये पाई आर स्क्वायर इंच वॉल्यूम है। इसके बाद कोन का वॉल्यूम, ये जो कोन है ये कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। तो हम लोग जो सर्कुलर वॉल्यूम निकालेंगे, सर्कुलर का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो ये कितना होगा, वो ये जो टोटल क्या है ये दोनों मिलाकर ही हम लोग का जो सैंड बाथ सिलेंडर है। तो सैंड बाथ पोरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू सर्कुलर प्लस जो कोन है, ये कोन और सर्कुलर पूरा मिलाकर ही तो है। तो कोन और सर्कुलर मिलाकर ही हमको सैंड बाथ पोरिंग सिलेंडर मिला है। तो सैंड बाथ पोरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, इसका जब पोरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम जब पाई आर स्क्वायर इंच है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंच करेंगे, सिलेंडर रहने देंगे, उसके वॉल्यूम उससे निकलेंगे, कोन का वॉल्यूम के 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। तो इसको हम लोग इसको इस साइड में ले आएंगे या इसको इस साइड में ले जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग जब करेंगे तो जो सर्कुलर वॉल्यूम होगा, सर्कुलर का वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और वेट तो हम लोग पता ही हो जाएगा, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम करेंगे तो उसका यूनिट वेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट हम लोग का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोर्स ग्रेन पढ़ते हैं, फाइन ग्रेन पढ़ते हैं। तो कोर्स ग्रेन क्या होगा, जो भी सिप साइज होगा 75 माइक्रोन से ज़्यादा उसको बोलेंगे कोर्स, जो 75 से कम होगा उसको बोलेंगे फाइन। तो कोर्स को हम लोग टेस्ट करेंगे सीव एनालिसिस से, फाइन को टेस्ट करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस से। सीव एनालिसिस कैसे किया जाता है, सीव एनालिसिस हम लोग जब एक छलनी लेंगे, छलनी लेने के बाद कुछ सॉइल सैंपल लेंगे, उसको चेक करेंगे, नीचे में आता है, उसके बाद और चेक करेंगे, ऐसे करके हम लोग टेस्ट करते जाएंगे। तो नीचे में हम लोग का पैन होगा, पैन में जमा होता जाएगा। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो हम लोग का कोर कटर सॉरी जो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिप साइज वो होता है 100 63 20 4.75 mm। तो इंडियन स्टैंडर्ड में मिनिमम सीप साइज होना चाहिए 45 mm। मगर जो हम लोग का सीप एनालिसिस है तो सीप एनालिसिस में सबसे कम जो सीप यूज़ किया जाता है वो होता है 75 माइक्रोन। मैक्सिमम सीप साइज होता है सीप एनालिसिस के लिए 100 माइक्रोन, ठीक है। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्या होगा, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होगा जो पार्टिकल साइज 4.75 से कम होना चाहिए। और IS इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सीप साइज पार्टिकल से जो हम लोग का सीप यूज़ करेंगे उसका साइज होना चाहिए 2 mm 1 mm 600 माइक्रोन 425 माइक्रोन 300 माइक्रोन 150 माइक्रोन 75 माइक्रोन ऐसे करके। इसके बाद सेडिमेंटेशन एनालिसिस कहाँ पर करेंगे, जो सॉइल पार्टिकल्स का छोटा छोटा होगा फाइन होगा तो उसको हम लोग बाय द सीप एनालिसिस में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसको हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे, जिसको हम लोग
स्टोक्स लॉ के चलते करेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेबल है। तो इसका जो एजम्पशन है ये डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो। इसका एजम्पशन क्या है, ऑल सॉइल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल, तो सब सॉइल पार्टिकल्स को स्फेरिकल मान लिया था और जो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको कांस्टेंट मान लिया था। मगर टेस्ट करने के बाद जो दिखा गया कि सब पार्टिकल्स का जो सॉइल सैंपल है वो सॉइल सैंपल क्या है, सर्कुलर स्फेरिकल नहीं होता है और डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ये एजम्पशन हम लोग नहीं माने और अन्य मतलब माना हुआ नहीं है, लिमिटेशन है इसके अंदर। और जो हम लोग का सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम जो पार्टिकल साइज यूज़ करते हैं वो होता है 0.2 mm से 0.002 mm तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कोई सॉइल का हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो बोल्डर, ग्रेवल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सैंड, सील, क्ले ऐसे करके मारेंगे। तो जो भी 300 mm से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे बोल्डर, जो 300 और 80 के आसपास रहेगा था उसको बोलेंगे ग्रेवल, जैसे 4.75 से 80 के आसपास रहेगा था उसको बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट, जो 4.75 के आसपास रहेगा था उसको बोलेंगे फाइन एग्रीगेट, और 2 mm से 2 माइक्रोन mm से 75 माइक्रोन तक जब होगा तब उसको बोलेंगे सैंड, और 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक जब होगा उसको सील्ड, और 2 माइक्रोन से कम होगा तो उसको बोलेंगे क्ले, ठीक है। तो और एक क्या यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या बोला, सॉइल को 4-5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला था ग्रेवल को जी से डिवाइड किया गया है, सैंड को एस से डिवाइड किया है, सील को एम से, क्ले को सी से, एंड ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से। ओएल ग्रेड मतलब क्या होता है, ओएल ग्रेड मतलब क्या होगा, ओएल ग्रेड मतलब सब साइज का पार्टिकल्स जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है ओएल ग्रेडेड है। हर एक साइज का एक टाइप का नहीं होगा, मगर जिसके अंदर जो भी साइज प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ओएल ग्रेडेड। पोल ग्रेड क्या होता है, जो सॉइल के अंदर हर एक अलग अलग टाइप का साइज का सॉइल पार्टिकल रहता है उसको बोलते हैं पोल ग्रेड। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब जो एक ही साइज का सॉइल पार्टिकल्स कैरी करता है, या जो सॉइल के अंदर एक ही टाइप का सॉइल पार्टिकल्स रहेगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। जो भी ओएल ग्रेडेड सॉइल होगा उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि अलग अलग साइज सैंपल को होने से वो पकड़ अच्छा मिलता है सॉइल के अंदर, स्टेबिलिटी भी अच्छा मिलेगा। और जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा उसके अंदर लो स्ट्रेंथ और लो स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ए लाइन इक्वेशन। ए लाइन इक्वेशन क्या होता है, प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है अबव द ए लाइन होता है तब उसको क्ले बोलते हैं, बिलो होता है तो सील्ड बोलते हैं, ठीक है। और 4.47 के आसपास रहता है तो सी एल बोलते हैं। तो प्लास्टिसिटी का वैल्यू कितना होता है, जब लो मानते हैं तो प्लास्टिसिटी होता है 35 से नीचे, जब मीडियम होता है तो उसको बोलते हैं 35 से 50 के आसपास रहता है, जो 50 से ज़्यादा होता है तब उसको बोलते हैं हाईली। तो ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम को बोला जाता है ए लाइन इक्वेशन या प्लास्टिसिटी चार्ट बोला जाता है इसको। तो प्लास्टिसिटी चार्ट के अंदर ये लिक्विड लिमिट इस साइड में प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स उस साइड में प्रेजेंट रहता है। तो ये ग्राफ रहता है, इसको ए लाइन बोलते हैं। तो ए लाइन के ऊपर जो आता है उसको क्ले, और जो नीचे आता है उसको सील्ड बोला जाता है। तो हाईली होगा मतलब जो भी लिक्विड लिमिट का वैल्यू, सॉरी प्लास्टिक लिमिट का जो वैल्यू क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू जब ये इंक्रीज किया जाता है तब उसको ये इंक्रीज होता है तो हाई, मीडियम और लो कहलाता है, और 4 से 7 तक रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं CLML, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, हम लोग जब सॉइल को टेस्ट करते हैं कैसे सॉइल किस टाइप का है, कैसा उसके अंदर बिहेव है, वो स्टिक है या हार्ड है, फाइन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, ये कंसिस्टेंसी चार्ट। तो ठीक है, हम अभी हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होगा, जो भी सॉइल के हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, सॉइल मान लो स्टीप होगा या हार्ड होगा या फाइन होगा, उसको हम लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ लिमिट क्या होता है, कंसिस्टेंसी लिमिट होता है सॉइल का ऐसा एक लिमिट जिसको हम लोग सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये होता है कंसिस्टेंसी ग्राफ। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का जो ग्राफ होता है, इसके साइड में वाटर कंटेंट, इस साइड में वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास होता है। तो ये कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर के अंदर मान लो सॉइल सैंपल को हम लोग रख दिए, तो ये पूरी फिलअप है, जिसके अंदर पूरा एक पार्टिकुलर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कोई अंदर इसके अंदर इंक्रीज़ नहीं होगा अभी। जब क्या होगा, जब बाहर से हम लोग पानी ऐड करेंगे, कि जब कम कम पानी ऐड करते जाएंगे तो कोई वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा। कितना तक नहीं होगा, जब जितना तक वो वॉल्यूम जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है उतना तक अचीव नहीं कर ले। उसके बाद जब सॉइल के अंदर और भी पानी डालेंगे तो क्या होगा, सॉइल जो सॉइल पहले सॉलिड था, सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट में जाएगा। सेमी सॉलिड कंडीशन में जाने के बाद जब और भी पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टिक स्टेट में जाएगा। प्लास्टिक स्टेट में क्या होगा, सॉलिड टू सेमी सॉलिड में जाने के बाद सॉइल क्या होता है, चिपचिपाहट आ जाता है थोड़ा बहुत उसके अंदर। जब सेमी सॉलिड से हम लोग और भी पानी डालेंगे तब वो क्या होगा, प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा। प्लास्टिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसको हम लोग इजीली मोल्ड कर पाएंगे। हम लोग पहले ही जानते हैं, तो प्लास्टिक कंडीशन के अंदर सॉइल को हम लोग इजीली मोल्ड और इजीली हम लोग उसको चीज़ मतलब शेप दे सकते हैं। उसके बाद जब उसको हम लोग और भी पानी डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, सॉइल फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इसी ग्राफ में। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट एट दैट वाटर कंटेंट व्हिच सॉइल स्टार्टेड टू बिहेव सॉलिड टू सेमी सॉलिड। मतलब क्या है, पहले सॉलिड था, सॉलिड के बाद हम लोग जब और पानी ऐड करेंगे तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में क्या होगा, वो सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो इसी बीच का जो वाटर कंटेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे WS या श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम चेंज डिवाइड बाय ड्राई वॉल्यूम चेंज डिवाइड बाय वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे श्रिंकेज रेशियो, या बोलेंगे गामा D डिवाइड बाय गामा W, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है श्रिंकेज रेशियो। इसके बाद प्लास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट को WP से डिपेंड करता है। तो एट दैट बाउंड्री कंटेंट
एट दैट बाउंड्री कंटेंट एट सॉयल व्हिच स्टेट्स टू बिहेव्स लाइक ए सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक। तो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक तब जब बिहेव करेगा तो इसी बीच का जो वाटर कंटेंट होगा इसको बोला जाता है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट को कैसे टेस्ट किया जाता है, बाहर जाने के बाद कोई सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसको क्या कहते हैं, पहले मान लो 5%, 10%, 5%, 10%, 15%, ऐसे करके हम लोग सॉयल सैंपल के अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करके रब करेंगे। रब करने के बाद ऐसे एक थ्रेड बनाएंगे। कितना डायमीटर का, 3 mm डायमीटर का एक थ्रेड बनाएंगे। जब 3 mm डायमीटर के थ्रेड बनने के बाद वो थ्रेड के अंदर जब जस्ट क्रैक आना स्टार्ट करेगा तब हम लोग बोलेंगे उसी वाटर कंटेंट या उतना % ऑफ वाटर कंटेंट की ही ज़रूरत है जो है वो सॉयल का प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग थ्रेड टेस्ट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसके बाद है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है, एट दैट वाटर कंटेंट व्हेन द सॉयल स्टार्टेड प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट। मतलब जब सॉयल क्या होता है, रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है, नो रेजिस्टेंस, सॉयल कैन फ्लो। जैसे पानी की तरह सॉयल फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, उसी स्टेट को बोला जाता है, उस वाटर कंटेंट को बोला जाता है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को हम 2 टेस्ट में डिफाइन करते हैं, एक को बोलता है कैसाग्रेंटर मेथड, एक को बोला जाता है कोन पेनिट्रेशन मेथड। कैसाग्रेंटर मेथड क्या होता है, कैसाग्रेंटर मेथड होता है ऐसा एक एपारेटस रहता है, इसको हम लोग कैसाग्रेंटर एपारेटस बोलते हैं। ये होता है कैसाग्रेंटर का नाइफ और ये होता है ग्रूविंग टूल्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक पार्टिकुलर वाटर कंटेंट पहले लेते हैं, सॉयल को ले आते हैं, ले आने के बाद 5%, 10%, 15% ऐसे करके अलग अलग वाटर कंटेंट में हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, सॉयल सैंपल को हम लोग मान लो 5% वाटर कंटेंट लिए, तो उसके बाद यहाँ पर लगाने के बाद ये ग्रुप से उसको काटे, तो ग्रुप का जो ये डायमीटर होगा या ग्रुप का जो एरिया होगा ये होगा 2 mm। तो 2 mm का इसे ग्रुप ये काटा हुआ पोर्सन इसे दिखाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका कंडीशन क्या है, इसको घुमाया जाता है और ये जो हम लोग का रबर बैंड है, रबर बैंड के ऊपर कॉन्टिन्यूसली वो ऐसे करके ब्लोज दिया जाता है। तो ठीक है, तो 25 नंबर ब्लोज के अंदर ऐसा वाटर कंटेंट होना चाहिए कि जो 25 नंबर ऑफ वाटर जो ब्लोज के अंदर ये जो ग्रुप्स है ये ग्रुप्स भर जाए या ग्रुप्स टच हो जाए, ये नीचे वाला हिस्सा टच हो जाए। ये नीचे वाला हिस्सा ऐसा नहीं रहता है, ऐसे कटा हुआ पोर्शन रहता है, तो ये दोनों हिस्सा टच हो जाए। कितना नंबर ऑफ ब्लोज में, 25 नंबर ऑफ ब्लोज में, तब उसको बोलेंगे उस सॉयल का प्लास्टिक लिमिट एज पर कैसाग्रेंटर एपारेटस या कैसाग्रेंटर मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या है, कोन पेनिट्रेशन मेथड है। कोन पेनिट्रेशन मेथड भी सेम है कि कहाँ बाहर में जाके कोई सॉयल सैंपल को लेना पड़ेगा, उसके बाद 5%, 10%, 15% जितना भी वाटर कंटेंट के अंदर हम लोग ये जो पेनिट्रेशन, ये सॉयल सैंपल का यहाँ पर सॉयल सैंपल रखेंगे, ये पेनिट्रेशन नीडल है। तो ये जो नीडल है, ये नीडल क्या है, 30 सेकेंड में 25 mm तक पेनिट्रेट जब कर जाएगा जिस वाटर कंटेंट में अंदर, तब उसको कोन पेनिट्रेशन मेथड के अंदर हम लोग बोलेंगे वो सॉयल के अंदर वही वाटर कंटेंट उसका प्लास्टिक लिमिट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लो नेट, फ्लो इंडेक्स बोला जाता है। तो फ्लो इंडेक्स क्या है, जो कैसाग्रेंटर एपारेटस है, कैसाग्रेंटर एपारेटस के अंदर ये चीज़ हो जाता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब वाटर कंटेंट ज़्यादा देंगे तो फ्लो हम लोग को कम देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लोज कम देना पड़ेगा, क्योंकि जितना पानी देंगे उतना ही सॉयल क्या होता है, नरम होगा, और जितना हम लोग जोर घुमाएंगे, जितना घुमाएंगे तो उतना इजीली वो नज़दीक आता जाएगा। तो जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा मिसाएंगे उतना क्या होगा, उतना नंबर ऑफ ब्लोज कमता हुआ जाएगा। ये ग्राफ से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो कि जितना देखो ज़्यादा वाटर कंटेंट है तो नंबर ऑफ ब्लोज कम है, ज़्यादा कम वाटर कंटेंट है ज़्यादा हम लोगों को नंबर ऑफ ब्लोज देना पड़ रहा है। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स होता है दोनों वाटर कंटेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज जो होता है उसको बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, जो भी एक सॉइल का स्टेट होता है, जो स्टेट के अंदर क्या होता है, देखो ये यहाँ पर जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के अंदर है। तो ये जो अंदर पोर्शन है, ये पोर्शन को ही बोला जाता है, ये प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के अंदर जो कंडीशन है ये प्लास्टिक स्टेट है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये दोनों के अंदर ही आएगा। तो जो भी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के अंदर आता है उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को IP से डिफाइन किया जाता है, जो होता है WL माइनस WP। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके जो आता है उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दैट रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट सॉइल बिहेव्स लाइक प्लास्टिक। तो ऐसा एक वाटर कंटेंट में जब सॉइल प्लास्टिक टाइप का बिहेव करता है तब उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये क्या होता है, इजीली रिमोल्ड होता है, और स्मॉल जितना साइज ऑफ पार्टिकल्स का साइज होगा उतना ही उसका साइज सरफेस एरिया ज़्यादा होगा।
जो भी प्लास्टिक इंडेक्स का वैल्यू 0 होगा वो होगा नॉन प्लास्टिक, जिसको हम लोग सैंड बोलेंगे, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर एक्टिविटीज़ या फोर्स नहीं काम करता है। 0 to 7 होगा तो लो प्लास्टिक, 7 to 17 होगा तो मीडियम, 17 से ज़्यादा होगा तो हाई प्लास्टिक बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं IC से। ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, WL माइनस W नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट को बोला जाता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का वैल्यू 0 से कम हो सकता है, जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट बोलते हैं। 0 to 0.25 होगा तो वेरी स्टीप बोलेंगे, 0.25 से 0.50 होगा तो सॉफ्ट बोलेंगे, 0.50 से 0.75 होगा तो मीडियम सॉफ्ट बोलेंगे, स्टीप बोलेंगे, और 0.75 से 1 होगा तो हाई स्टीप बोलेंगे, और 1 से ज़्यादा होगा तो रिगिड बोलेंगे। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोग IL से डिफाइन करते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है 1 माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, और इसको लिखा जाता है नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। टफनेस इंडेक्स को IT से डिफाइन किया जाता है। टफनेस इंडेक्स होता है IP बाई IF। IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी पहले ही पढ़ लिया है, Emax माइनस E डिवाइडेड बाई Emax माइनस E मिनिमम। इसके बाद थिक्सोटोपी क्या है, थिक्सोटोपी मान लो कोई ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर हम लोग क्या किए, ग्राउंड के अंदर जब सॉइल को हम लोग सॉइल क्या है, सॉइल स्टेबल कंडीशन में है, उसके अंदर प्रॉपर्टी भी सेम है, सब कंडीशन सेम है। अभी क्या करेंगे, कुछ जगह में जाकर हम लोग सॉइल को खोद लेंगे, खोद लेने के बाद वो सॉइल को उठा लेंगे, तो वो जो सॉइल उठा लिया है उसका प्रॉपर्टी भी अलग हो गया, वो डिस्टर्ब सॉइल हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग कुछ टाइम के बाद वो जितना सॉइल उठाए थे उसको हम लोग फिर से वहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद देखा गया है बहुत टाइम के बाद या लॉन्ग टाइम के बाद सॉइल क्या कर रहा है, सॉइल का जो भी हिस्सा उठा हुआ था या जो हिस्सा डिग किया हुआ था, खोड़ा हुआ था, वो कुछ टाइम के बाद या कुछ वो लॉन्ग टाइम के बाद पहले सराउंडिंग का जो सॉइल का प्रॉपर्टी है उस टाइप का सॉइल का प्रॉपर्टी को अचीव कर लेता है, उसका स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है थिक्सोट्रॉपी। सेंसिटिविटी क्या होता है, UCS ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाई UCS ऑफ डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। UCS क्या होता है, अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्टेट, मतलब अनकॉन्फाइंड, कॉन्फाइंड मतलब घिरा हुआ, कोई भी बाहर से कोई भी मतलब कोटिंग नहीं है जो सॉइल के अंदर, वो सॉइल के अंदर पानी आ सकता है, जा भी सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन है। तो अनडिस्टर्ब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल को डिवाइड करेंगे अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ डिस्टर्ब सॉइल सैंपल से, तो उसको मिलेगा सेंसिटिविटी, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर क्या होता है, एक्टिविटी नंबर क्या होगा, एक्टिविटी नंबर होगा IP डिवाइडेड बाई परसेंट ऑफ फाइनर ऑफ क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल का फाइनर का साइज क्या होता है, लेस देन 2 माइक्रोन, हम लोग जानते ही है। तो 0.75 से 0 to 0.75 होगा तब उसको बोलेंगे इनएक्टिव। जब 0.75 to 1.25 होगा तब उसको बोलेंगे नॉर्मल, और 1.2 से जब ज़्यादा होगा तब उसको बोलेंगे एक्टिव। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्ले मिनरल पढ़ेंगे। तो क्ले मिनरल को हम लोग पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी सॉइल पार्टिकल्स है उसके अंदर हम लोग का हाईली सिविलिंग और सिंकेज के लिए क्ले मिनरल्स हम लोग का बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो केवल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल है वो होता है सिलिका सीट और एल्यूमिनियम सीट। तो सिलिका सीट को बोला जाता है टेट्राहेड्रल सीट्स और एल्यूमिनियम सीट को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल सीट्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल के अंदर 4 ऑक्सीजन और 1 सिलिका रहता है, और हेक्सागोनल ओपनिंग ये प्रोड्यूस करता है। इसके बाद सबसे देखो क्ले मिनरल के अंदर 3 को हमको क्ले मिनरल पढ़ना है। एक होता है केओलिनाइट, जिसको हम लोग 1 मिनरल भी बोला जाता है। 1 क्ले मिनरल होगा तो केओलिनाइट होगा, जैसा कि 1 सिलिका 1 एल्यूमिनियम रहेगा। तो 1 सिलिका 1 एल्यूमिनियम रहेगा। इसके अंदर दोनों बॉन्डिंग रहेगा, एज बॉन्डिंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके अंदर पानी बहुत जल्दी से एंटर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण लो सिवलिंग जो सिंकेज देता है ये केओलिनाइट, बहुत ज़्यादा कम सिवलिंग एंड सिंकेज के लिए कारण के लिए होता है केओलिनाइट। उसके बाद मॉल्ट मोनोनाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव मटेरियल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव क्ले मिनरल होता है, जिसको हम लोग 2:1 बोला जाता है क्ले मिनरल। इसके अंदर 2 सिलिका और 1 एल्यूमिनियम रहता है, जिसके बॉन्डिंग होता है वेंडरवाल कनेक्शन के लिए। तो वेंडरवाल कनेक्शन बहुत लूज़ होता है, जिसके कारण वो बहुत इजीली पानी को एंटर कर सकता है, और इसके लिए बहुत हाई सिवली जो सिंकेज होता है, और इसका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और बाकी सब प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे प्लास्टिसिटी, एक्टिविटी, अदर सब पार्टिकल्स का जो ये होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो हम लोग का इलाइट होता है, इलाइट भी 2:1 रेशियो का ही क्ले मिनरल है। 2 सिलिका 1 में एल्यूमिनियम रहेगा। सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, कैटायन प्रेजेंट रहता है। इसके दोनों से सिलिका और एल्यूमिनियम के जो बीच में जो कनेक्शन है, इसके अंदर कैटायन प्रेजेंट रहता है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहता है, जिसके कारण इसके अंदर भी पानी एंटर कर सकता है। तो सबसे हाईली एक्टिव होता है मॉल्ट मोनोनाइट, उसके बाद इलाइट, उसके बाद केओलिनाइट, ठीक है।
तो थैंक यू। इसके बाद हम लोग का ये प्रीवियस जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे पूरा रिवीजन कर लिए एक बार पूरा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद हम लोग जो सॉइल का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमिटिविटी का चैप्टर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जो लिंक के अंदर 25 गो तुम लोग का सॉइल का क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन को देखो, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम होता है हमको बोलो। और कल से हम लोग रेगुलर और भी हम लोग रेगुलर वीडियो देंगे हर एक दिन। तुम लोग वीडियो को वॉच करो, कंटिन्यूसली व्यूज़ दो और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से और तुम लोगों का मतलब तुम लोगों का भी हेल्प मिलता है और हम लोगों का भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल। स्टे विथ, अच्छा रहो। ठीक है, थैंक यू।